हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे जो आपके हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं उनसे संबंधित आपको ये प्रैक्टिस क्लास देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तमिल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मुंडा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तिब्बती और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है खांसी। तो ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो है हमारी मुंडा। ऑप्शन नंबर बी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुंडा जो है वो ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, यानी कि दूसरा प्रश्न। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आर्य भाषा परिवार, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है देव भाषा परिवार और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भारोपीय भाषा परिवार। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर बी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। ये हमारे कन्नड़ का संबंध है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 6, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 7, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 8 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश में मौजूद थे 8 स्वर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन से थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जगनिक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है खुसरो, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सरहपा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गोरखनाथ। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि थे वो हैं हमारे खुसरो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी आपके पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया 1850 से 1885, दूसरा ऑप्शन 1857 से 1900, तीसरा ऑप्शन 1868 से 1893 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 1800 से 1850। तो प्रथम उत्थान का समय जो निर्धारित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वो है 1868 से 1893 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवियों के राजकुमार के रूप में कौन विख्यात है आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है स्वयंभू, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मलिक मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन विद्यापति। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है शिवदान सिंह चौहान और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है नंद दुलारे वाजपेयी। तो रिपोर्ताज विधा का जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न है। आपको बहुत कम एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है लेकिन पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए आपको
इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, काव्य के कितने गुण होते हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 9, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 7 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 3। तो काव्य के गुणों की बात करें, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3। काव्य में पाए जाते हैं 3 गुण। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सुग्रहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? यानी कि ये एक पत्रिका है और हमें बताना है ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी। पहला ऑप्शन रतलाम, दूसरा ऑप्शन शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन जबलपुर और चौथा ऑप्शन शहडोल। तो सुग्रहिणी जो पत्रिका थी वो रतलाम, या ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह रतलाम से प्रकाशित हुई थी। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लघु उर्वी में कौन सी संधि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में संधि से संबंधित प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया हल संधि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया विसर्ग संधि। तो लघु उर्वी में जो संधि होगी वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लघु उर्वी में जो संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि और यहाँ हमें ऑप्शन में देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। इसे हम संधि विच्छेद करके लिखते हैं लघु प्लस ऊर्मी, ये हमारा इसका संधि विच्छेद हो जाता है। लघु उर्मी का संधि विच्छेद यहाँ ये हो जाता है और यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़े ऊ का निर्माण करते हैं और जहाँ पर भी छोटा प्लस बड़ा मिलकर के बड़े में परिवर्तित हो जाए वहाँ पर हमारी होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसी वजह से पहला ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सदैव, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मनोरथ, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निर्गुण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सदाचार। तो व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन के मेल से जो भी संधि बनती है वही हमारी व्यंजन कहलाती है। तो यहाँ हमें बताना है कौन से शब्द में दी गई है। सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सदाचार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ सत्य प्लस आचार मिलकर के सदाचार का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी हमारे सदैव, मनोरथ और निर्गुण ये हमारे व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं आते। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, रेखांकित शब्द में समास है। रेखांकित शब्द यहाँ पर हमारा होगा हाथों हाथ। पहला ऑप्शन कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो यह पुस्तक भी हाथों हाथ, हाथों हाथ में हमारा जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अव्ययी भाव हमारा समास होता है जब भी एक से शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर हाथों हाथ, लातों लात, बातों बात, कई प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनारदाना, जनतंत्र, नियमावली शब्द निम्नलिखित में से किस समास के प्रकार के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन संप्रदान तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन कर्म तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन संबंध तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन करण तत्पुरुष समास। अनारदाना, इसका जब हम विच्छेद करेंगे, अनार का दाना, जनतंत्र, जनता का तंत्र, नियमावली यानी कि नियम की अवली। तो जहाँ पर भी हम ये हमारा संबंध दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। का, की, के ये हमारे इसकी
विभक्तियां होती हैं। तो अनार का दाना, जनता का तंत्र, नियम की अबली। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग करने वाला प्रश्न है। आपको पेपर में आया तो आपका 90% गलत होने के चांसेस हैं, इसीलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है इस प्रश्न को। पहला ऑप्शन विधिवाचक वाक्य, दूसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन मिश्र वाक्य और चौथा ऑप्शन सरल वाक्य। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी तथा दीपक यहाँ पे तथा देखेंगे और उसको संयुक्त वाक्य में कर देंगे, तभी उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है अभी तथा दीपक। अभी तथा की जगह यहाँ पे होता अभी और दीपक। अभी लिख रहा है और दीपक खेल रहा है, तब होता हमारा यहाँ पर संयुक्त वाक्य। यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल वाक्य दिया हुआ है हमें, बिल्कुल सीधी सीधी बात दी है, अभी तथा दीपक खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। हाँ, अगर अलग अलग दिया गया होता तो वहां पर संयुक्त वाक्य सही उत्तर हो जाता। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। अब हमारा वाक्य कौन सा दिया गया है? उसने कहा और मैं मान गया, यानी कि उसने कहा और मैं मान गया। यहाँ हमारा संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे और से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन, उसके कहने से मैं क्यों मानूं। दूसरा ऑप्शन, उसके कहने से मैं मान गया। तीसरा ऑप्शन, मैं मान गया उसके कहने से। चौथा ऑप्शन, जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया। तो सही उत्तर की हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सरल वाक्य हमारा यही है, उसके कहने से मैं मान गया। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया गुजर गई है, दूसरा ऑप्शन एक हिस्सा बनकर, तीसरा ऑप्शन आधुनिक परिवार का, चौथा ऑप्शन जिंदगी मानसिक तनाव से। तो कौन से हिस्से में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजर गई है, यहीं पर त्रुटि दी गई है, क्योंकि यहाँ गुजर गई है नहीं होगा, गुजर रही है, गई है की जगह गुजर रही है सही हमारा वाक्य या फिर सही भाग हो जाएगा। तो गुजर गई है, गुजर जाती तो फिर उसके बारे में बात ही नहीं होती। गुजर रही है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर मानसिक तनाव में। तो यहाँ पे हमारा रही है होता तो सही होता, त्रुटि है गुजर गई है ऑप्शन नंबर ए में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? पहला ऑप्शन, आपने शनिवार को चले जाएं। दूसरा ऑप्शन, आप शनिवार चले जाएं। तीसरा ऑप्शन, आप शनिवार को चले जाएं। चौथा ऑप्शन, आप शनिवार को चले आएं। तो आप शनिवार के दिन चले जाएं। जब हमें शनिवार दिया गया है तो दिन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप शनिवार को चले जाएं। आप सीधे सीधे इसे कहें कि आप शनिवार को चले जाएं। जब आप शनिवार की बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ में दिन क्यों बता रहे हैं, इसीलिए हमारा जो सही होगा आप शनिवार को चले जाएं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन हमें दिया गया पुष्पांजलि, दूसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद, तीसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, चौथा ऑप्शन अध्यात्मक। तो जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि यहाँ पर सही से शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, बाकी सभी हमारे गलत वर्तनी में लिखे हैं। यहाँ पे पुष्पांजलि में जो ला है उस पर छोटी की मात्रा होती है, मंत्री परिषद में जो मंत्री है उस पर त्रा पे छोटी की मात्रा है, और ये अध्यात्म नहीं होता है, आध्यात्म होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। एक और त्रुटि से संबंधित प्रश्न है, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन करें। पहला ऑप्शन, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु
तीसरा ऑप्शन का नाश करेंगे, चौथा ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, ये हमारा सही होता है। यहाँ पे विद्रोही दिया गया है तो ये हमारा गलत है, यहीं पर त्रुटि दी गई है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। सही विकल्प चुने। रस फिर रिक्त स्थान ब्रह्म है, हमें बताना है किस प्रकार ब्रह्म है। पहला ऑप्शन विचार स्वरूप, दूसरा ऑप्शन मूर्त स्वरूप, तीसरा ऑप्शन आनंद स्वरूप और चौथा ऑप्शन आहार स्वरूप। तो रस हमारा जो ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, क्योंकि हमें जब भी किसी भी कविता या फिर कुछ भी पढ़कर सुनकर देखकर आनंद की प्राप्ति होती है, वही हमारा रस कहलाता है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। वाक्य रसात्मक काव्यम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। हो सकता है कि आपको पहला प्रश्न ही यही देखने को मिले। कहने वाले आचार्य कौन से हैं? पहला ऑप्शन मम्मट, दूसरा ऑप्शन विश्वनाथ, तीसरा ऑप्शन भरत और चौथा ऑप्शन राजशेखर। तो वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले जो आचार्य हैं वो है हमारे विश्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं हम आगे, और आगे आपके सभी प्रश्न आज की हो गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।